गुड मॉर्निंग क्लास अटेंडेंस चैट बॉक्स में लिख दो। लिख दी अटेंडेंस सबने? मुझे ये बताओ क्या करना चाहोगे आज? कुछ रिवाइज करवाना चाहते हो? एक फर्स्ट ऑफ ऑल फीस जिनकी पेंडिंग है, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ बच्चे, तुम लोग दिक्कत में आ जाओगे, फिर पेपर छूटेंगे, सेशनल रुकेगी, तुम लोग रिस्पॉन्सिबल खुद के लिए हो। यहाँ तक आके तुम्हें भी पता है फीस क्लियर करनी इज एन एसेंशियल थिंग। हम कुछ गलत नहीं आपसे कह रहे। जिनकी भी फीस पेंडिंग है, जितने भी ड्यूज पेंडिंग है, आप वैसे भी 6 सेमेस्टर को बिलोंग करते हो, आपको तो नो ड्यूज भी क्लियर करवानी है कल को। तो ये आप टाइमली काम किया करो। टुडे इज द लास्ट डे बच्चे, उसके बाद ये मत कहना कल से प्रैक्टिकल छुड़वा दिए। परसों से डेट शीट आपको शेयर कर देंगे जब आएगी। तो जिनके भी हैं प्लीज मैम शेयर करो। हाँ जी मैंने ऑनलाइन फीस पेमेंट की थी, तो फिर मैम उसकी स्लिप की जरूरत है मैम? मीन्स नहीं नहीं, मैम वो हम अगर आज जाके ना क्रॉस चेक कर देंगे। मेरे ख्याल से तुमने भेजा है, इसमें भेजा था 6 सेमेस्टर में भेजा है। किसने मैसेज हाँ भेजा जी था मैम। तुम्हें? 6 सेमेस्टर में जस्ट मैम जो अकाउंट नहीं आपने दिया मैम, उसमें भेजा मैंने। नहीं नहीं, मेरे को तुमने, हाँ एक मिनट, एक तो फिर दोस्त ने ट्रांजैक्शन की है, तुम्हारी हाँ कहाँ जी है? मैम। मैम मेरी हाँ ठीक है 7,150 ठीक रुपये है ठीक है ठीक है, मिल गया। सुनो, मिल गया मैम। सोनू की है 1546 1544। दोस्त की ऑनलाइन ही है। यस मैम। मैम फिर इसमें उसकी स्लिप की जरूरत है मैम, नहीं तो मैं कॉलेज जाके मैं स्लिप निकलवा के दे देता हूँ। और नहीं नहीं, स्लिप इन्होंने देनी नहीं, इन्होंने बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस चेक करना है। तुम्हारा नाम वगैरह सब कुछ डिटेल्स आती है वहाँ पे, हम जाके चेक करवा के आए हैं बहुत बच्चों के। स्टिल जिनकी कंफ्यूजन है तो उनके लिए हम स्लिप्स दोबारा मंगवा रहे हैं, या जो भी जब भी आपका ऑनलाइन हुई थी ट्रांजेक्शन। ओके डन मैम।
फिरदौस है यहाँ पे अवेलेबल? फिरदौस, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आपकी कितनी फीस पेंडिंग थी? मैम मेरी अभी फीस रह रही मैम 2-3 हजार। मैं हाँ, आज तो वो क्यों नहीं क्लियर कर रहे? तुमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की है, फिर भी तुम्हारी फीस नहीं क्लियर हो रही। तो मैम कोई प्रॉब्लम थी मैम, बच्चे पर तो अभी मैम मैं आके करा दूंगा मैम। कब आओगे? आज? यस मैम, मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा कॉलेज। फाइन, क्योंकि हमें आपके ड्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे, आप वो क्लियर करो। बच्चे जिनके भी हैं, जो भी है, आपको पता है कितनी फीस है, सबके लिए कंसर्न, वो आप अपने एंड पे रिस्पॉन्सिबल है, वो क्लियर होनी चाहिए। और किसी ने ऑनलाइन तो नहीं की इनके अलावा? एक ही मानसू में किया 15 18 जून 18 हाँ जी बच्चे, ये बताओ मुझे, रिवाइज क्या करना चाहोगे? किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके एग्जाम्पल एल्गोरिदम में? बोलो बच्चे, है कोई ऐसा टॉपिक? कोई भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आई? मैम हाँ जी। मैम जो नैपसैक आपने करवाया है 01, मैम वो भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है? बच्चे देखो, वो ना प्रैक्टिकल्स में है, सिलेबस में लिखा नहीं। तो अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, हमेशा जब भी पेपर बनता है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही बनता है, उसमें ये प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ग्रीडी के अंदर उसने नैपसैक लिखा है, स्पेशली कैटेगराइज किया है, तो यूजिंग ग्रीडी ही वो पूछेगा, 01 नहीं पूछेगा। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि प्रैक्टिकल्स में है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले भी थे ऐसे सब्जेक्ट्स, IMTCN जैसे सब्जेक्ट्स थे जिनमें प्रैक्टिकल्स में अलग प्रैक्टिकल थे जो थ्योरी का पार्ट नहीं थे कभी भी, पर ऐसे कभी वो पूछे नहीं गए। जो प्रैक्टिकल का पार्ट है वो प्रैक्टिकल्स में ही पूछे जाते हैं, अगर वो थ्योरी का पार्ट नहीं होते। अगर दोनों का पार्ट है फिर तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा ही। ओके मैम, एक और डाउट है मैम, जो DFS है उसके अंदर हम अगर जो हमारा आउटपुट मिल रहा है विदाउट बैक ट्रैकिंग, तो हमें जरूरत तो नहीं है कि बैक ट्रैकिंग करना है? बैक ट्रैकिंग क्यों नहीं करोगे तुम? बैक ट्रैकिंग तो होगी होगी। बट तुम मैम जैसे कि मैम हाँ, एक नोड में एक साइड से हम ट्रावर्सल कर रहे हैं, तो हमें
जैसे कि हमारा आउटपुट आ गया, जो हमारे जो चाहिए हमें नंबर वो मिल रहा है, तो हमें उसके बाद की जो प्रोसेस है वो थोड़ा ना फॉलो करनी पड़ेगी। मैम सारी नोट्स किसकी हमें बात सॉल्व कर रहे हो, करने। बीएफएस की बात कर रहे हो कि डीएफएस की बात कर रहे हो? बीएफएस मैम, बीएफएस में नहीं। हाँ तो डीएफएस में स्टैक का यूज कर रहे हो। यस मैम। हाँ तो स्टैक में बैक ट्रैकिंग कैसे नहीं होगी, जब तुम एक नोड को पुश करोगे, जब उस नोड को प्रोसेस करने की कोशिश करोगे, पॉप करोगे, तो उसकी वजह से और डिस्कवर होंगे, वो पुश होंगे। तो मान लो किसी नोड की वजह से कोई और नोड नहीं जा रहा, तो फिर वो रेस्ट ऑफ द नोड्स ही ट्रैवर्स होंगे, पॉप अप होंगे। यस मैम। तो तुम कैसे कह रहे हो कि वन गो में वो चल जाएगा, सीधे सीधे चलेगा? तो मैम सारे नोट्स जितने तुम मेरे हमने को कोई लिए हैं एग्जांपल ग्राफ। बताओ, कोई एक ऐसी एग्जांपल बताओ जिसमें ऐसा हुआ हो। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैं मेरा करता हूँ डाउट मैम। था हाँ जी, हाँ जी। मैम, नोटेशंस कितने नंबर के आते हैं? मुझे 5, मैक्सिमम 5। टर्म फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, मैंने तुम्हें बहुत बार कहा है, ऐसे क्वेश्चंस का हम नहीं कह सकते। नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन ये कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, परफॉर्मेंस मेजर्स है ना एक तरह से। जब हम यस इसकी मैम। कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे हैं, तो दैट कैलकुलेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तुम्हें पता हो कि किस बेसिस पे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या पैरामीटर्स हैं इनके। यही सेम ओके मैम। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में भी है, पर वो इतना इंपॉर्टेंस फिर भी अभी नहीं देंगे, क्योंकि उसकी बहुत डीप डिटेल्स हैं। फिर से हमने सिर्फ एक सिंपल सा उसका ब्रीफ ओवरव्यू लिया है, लेकिन असिम्प्टोटिक नोटेशंस ओके मैम। आएगा, मेरे हिसाब से आएगा। ओके मैम। हाँ जी बच्चे बोलो। राज, है कोई ऐसी एग्जांपल शेयर करना चाहोगे? मैम मैंने देखा था, नोट नहीं किया, मैं करके मैम सेंड करता हूँ। कोई बात नहीं, ग्रुप में सेंड कर देना सॉल्व करके। वैसे भी तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स के लिए आना ही है, जब भी आओगे तब देखेंगे, ठीक है। और कोई टॉपिक बच्चे, मैं फिर भी आपको क्लास एक बार यही कहूंगी, नो डाउट तुमने सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, 5 में से 4 चैप्टर्स में सिर्फ एल्गोरिथम्स और एग्जांपल्स ही किए हैं, बट दिस डजंट मीन कि सारा पेपर आपका एल्गोरिथम या एग्जांपल से ही भरा होगा। वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को बनाएगा जरूर। इतने एल्गोरिथम्स नहीं पूछे जाते पेपर्स में, इतने कम टाइम स्पैन में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चा सिर्फ एल्गोरिथम्स लिखता रहे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट चैप्टर इज इक्वली इम्पोर्टेंट, एज वेल एज जो भी कंसर्न तुम्हारी टॉपिक्स हैं, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर के ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस बना सकता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, उसके फीचर्स क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल क्या है, उसको फीचर्स की फॉर्म में लिखना। ऐसे ही ग्रीडी अप्रोच, कुछ भी पूछ सकता है वो, आपको उसको अडेप्ट हो उसमें, कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सेम इज विद ग्रीडी एंड सेम इज विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। बाकी अगर कोई टेक्निक स्पेसिफिक आती है, वो तो ऑब्वियस ही आपको उसके एग्जांपल और उसके एल्गोरिथम में गो थ्रू करना है। और लास्ट जो हीप सॉर्ट की बात हुई बच्चे, वो बहुत एक लंबा टॉपिक है, ठीक है। हीप सॉर्ट क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, आ सकता है, हो सकता है वो सिर्फ एक उसके अंदर ऑपरेशन कंसर्न पूछ ले। सकता है हीप सॉर्ट में इट विल आस्क फॉर द इंसर्शन ऑपरेशन, मे बी दे विल आस्क फॉर द डिलीशन ऑपरेशन ओनली। हेलो मैम। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको भी प्रिपेयर करो। बाकी चॉइस आपके पास होगी अवेलेबल। स्टिल ट्राई टू अटेम्प्ट ओनली दोज क्वेश्चंस जिनमें आपका कमांड बहुत है, आपको लगता है आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइम देखो, स्पेस देखो, और आपकी नॉलेज देखो उस टॉपिक में। फाइन। और थ्योरी क्वेश्चंस में हमेशा याद रखना, या तो थ्योरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो अटेम्प्ट करना, वरना थ्योरी क्वेश्चंस मार्क्स आपको एवरेज ही स्कोर करवाएगा। We never give more than 3 or 3.5 in a theory question out of 5। 5 में से 3 नंबर होते हैं थ्योरी के। कोई भी थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ, अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा हो, एक एवरेज बेसिस पे लिखा है, अगर उससे भी बुरा लिखा है, 2 मार्क्स भी स्कोर करते हो तुम लोग।
क्योंकि हम लोग खुद फाइनल्स के पेपर्स चेक कर चुके हैं, वो एक इम्पैक्ट डालता ही नहीं पेपर के ऊपर। हाँ, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन कुछ कर रहे हो, एल्गोरिदम वाला कर रहे हो, ऑब्वियसली उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा। उसमें हमें आपकी प्लस पॉइंट्स दिखेंगे, नेगेटिव भी दिखेंगे अगर गलत हुआ तो। प्लस की वजह से आप स्कोर ज्यादा करोगे, तो वील ऑन एन एवरेज गिव 4, और बहुत अच्छा लिखा हो 4.5, नॉट मोर देन दैट। हर एक क्वेश्चन में कुछ उसने स्कोप छोड़ना ही है, क्योंकि वी नेवर एक्सपेक्ट 100% एक्यूरेसी फ्रॉम एनी क्वेश्चन। अगर होती है फिर भी वील स्टिल गिव 5। दैट इज फॉर अ रेयर कंडीशन। ऐसा कोई पेपर हमारे सामने आता है जिसमें हमें नहीं दिखता नंबर काटने का कोई भी स्कोप, उसने इतना अच्छा अटेम्प्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं है रूल कि हम नहीं दे सकते, बट अगर एक टीचर की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है, अगर आप पिछले सालों के रिजल्ट्स भी देखो, कभी भी देखो, 70 स्कोर भी किया हुआ है बच्चों ने, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। उसने काफी क्वेश्चंस में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया है। 72 तक हाईएस्ट गया हुआ स्कोर आउट ऑफ 75 जो पहले पेपर्स होते थे। तो ऑल डिपेंड्स तुम्हारी, तभी मैं कहती हूँ प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पैक्टफुल देन योर नॉलेज। नॉलेज में आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेपर में। इसलिए ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ योर ओन इन अ सेपरेट नोटबुक। इसीलिए मैं असाइनमेंट्स इतनी बड़ी बनवाती हूँ कि आप खुद से लिखो उसको, कोशिश करो, देखो कि क्या पेपर में अगर क्वेश्चन है कैसे लिखोगे, क्या क्या नॉलेज उसमें डालना चाहते हो। इसको पढ़ना भी आपने इसी लिहाज से है बच्चे, अगर स्कोर करना है ये सब्जेक्ट में। नहीं तो एवरेज स्कोर सारे ही कर जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जांपल्स पढ़ जाओ, जिसको नहीं एल्गोरिथम आते सारे छोड़ दो मेरी तरफ से, तब भी पास हो जाओगे। एग्जाम्पल के सिर पे पास हो जाओगे, अगर पास ही होना है। सिर्फ टॉपिक समझ लो, उसकी एग्जाम्पल समझ लो, एल्गोरिथम नहीं याद भूल जाओ। फाइन। बाकी मैंने बार बार कहा है, फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बहुत है, चाहे थ्योरी वाला पेपर क्वेश्चन ही है। एल्गोरिथम क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड सिंपल क्वेश्चंस, रूल्स क्या हैं, ये भी पूछे जाएंगे। और लास्ट चैप्टर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में बीएफएस डीएफएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल फ्लैश हमें पता है एक टॉपिक जरूर पूछा जाएगा, ये तो पेट है। बाकी सॉर्टिंग टेक्निक्स बहुत की हैं आपने, हमें नहीं पता कौन सी पूछेगा वो। सर्चिंग में भी बाइनरी सर्च भी है, बाइनरी सर्च ट्री भी है, कौन सी पूछे मुझे नहीं पता। द सेम इज विद योर ग्रेडी अप्रोच। मैं कुछ नहीं कह सकती, वो प्रिम्स पे पूछ ले, डिजस्त्रा पे पूछ ले, क्रूस्कल पे पूछ ले, क्या पूछे। पर ये पहला चैप्टर थ्योरी पेपर ही है, थ्योरी क्वेश्चन है, उनको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करना सेफ साइड पे रहने के लिए। उसको अटेम्प्ट करने के तरीके देखो, डायग्राम्स देखो, कैप्शंस के अंदर लिखो उसके सारे वैल्यूज, जो भी आपने पैरामीटर्स लिखने, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, जो भी लिखना। सेम इज विद बीएफएस एंड डीएफएस। ठीक है, ओके मैम। बाकी 1-2 हेलो मैम। मार्क्स। हाँ जी, बोलो बच्चे। जस मैम प्रैक्टिकल्स ऑफलाइन होने हैं? बच्चे ऑफलाइन अगर हुए तो भी हम बता देंगे, क्योंकि मुझे खुद अभी तक नोटिस कोई नहीं है ऐसा, हमें नहीं पता चला अभी मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है, क्या कर रहे हैं। अगर ऑफलाइन भी हुए तो आई विल बी गिविंग यू 2 to 3 प्रैक्टिकल्स ओनली टू प्रिपेयर, एंड आउट ऑफ दोस 2 or 3 आई विल बी गोइंग टू इम्प्लीमेंट, मेक यू पीपल टू इम्प्लीमेंट दोस प्रैक्टिकल्स ऑन द कंप्यूटर। अगर ये ऐसा कुछ प्रोसेस ये लोग बोलते हैं तो मैं आपको पहले से बता दूंगी किसमें से पूछूंगी। लेकिन अगर वाइवा के लिए भी ये लोग बुलाते हैं सिंपली नई प्रैक्टिकल्स इंप्लीमेंट करवाने, तो वाइवा ऑब्वियसली पूरे सब्जेक्ट का ही होता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि एक चैप्टर पढ़ाओ। वाइवा आपके एक तरह से हम लोग चेक करेंगे आपके स्किल्स कितने उस सब्जेक्ट पे होल्ड कितना आपका, वो तो ऑब्वियसली पूरे सब्जेक्ट का ही होगा वाइवा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की बात है तो मैं आपको 2 प्रैक्टिकल या 3 मैक्सिमम बताऊंगी। आप कहोगे 2, मैं 2 ही बताऊंगी। आइदर दिस और दिस यू नीड टू इम्प्लीमेंट, बस आसान काम कर दो। ओके मैम। बाकी तैयारी रखो, हफ्ते तक पेपर्स श्योर शॉट है। डेट शीट चेक करते रहो, जिस दिन हमें भी मिली हम आपको शेयर कर ही देंगे।
मैम हाँ जी, मैम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमिलिटी मैम इसमें क्या आना था? मैंने करवाया तो था। बच्चे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमने कहा था कि दीज प्रॉब्लम्स, जैसे हम कहते थे बाइनरी सर्च, दिस इज सूटेबल या दिस हैज टू सेटिस्फाई वन कंडीशन, देन ओनली बाइनरी सर्च इज एप्लीकेबल। तो वो बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या थी कि द लिस्ट शुड बी सॉर्टेड, दैट इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, जो आपको ब्लैंक्स में भी पूछी जाती है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। क्योंकि अगर वो रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल नहीं होती, देन वी कांट से कि बाइनरी सर्च इज अप्लाइड। तो द सेम इज विद डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के केस में आई हैव शेयर्ड टू फीचर्स और टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, उसमें था एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, एक ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, जिसको प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी भी कहते हैं। ठीक है, द थिंग इज वो ये कहता है कि प्रॉब्लम जो है वो डिवाइड होनी चाहिए, एक रिकर्सिव प्रोसेस जनरेट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी में मेन है कि वो कहता है कि एक रिकर्सिव प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसके बेस पे हम ये कहें कि देयर आर the chances of finding the best solution because of recursive procedure, और recursive के साथ साथ there should be overlapping in those recursive procedures। अगर कोई चीज खुद को रिपीट कर रही है, रिकर्सिवली कॉल कर रही है, उस रिकर्सिव कॉल में देयर शुड बी ओवरलैपिंग्स। अगर ओवरलैपिंग्स नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर इसको नॉर्मल भी आप इम्प्लीमेंट करो तो देयर इज नो डिफरेंस। इस ओवरलैपिंग और रिकर्सिव कॉल की वजह से क्या होता है, टाइम रिड्यूस हो रहा है उसको सॉल्व करने का। दिस इज द प्रिंसिपल। रिकर्सिव कॉल्स ने उसने क्या कहा है, सेम फंक्शन जो है जनरेट किया नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन because of overlapping the same function has not to be calculated again and again but can be once calculated and reused again and again। ठीक है मैम हाँ जी, मैम अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो मैम इसमें भी यही 2 पॉइंट लिख सकते हैं हम? हाँ हाँ, ये प्रिंसिपल्स हैं उसके। आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी के ऊपर भी हो सकता है, ये अलग से ना, अगर आप सिलेबस देखो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी अलग से दिया हुआ है। मैंने जब आपके साथ यस मैम। इनकी स्लाइड शेयर की थी तो मैंने उसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी की एक पूरी स्लाइड बनाई हुई थी। आप वो लेक्चर रिपीट करो ना, एक बार चेक करो क्या पॉइंट्स लिखने हैं, इसके ऊपर आपने इसको कैसे इलेबोरेट करना है कि 5 मार्क्स का बनाना है, वो आप देखो ना। मैंने कहा अटेम्पटेशन आपने देखनी है कि आप क्या क्या पॉइंट्स डालना चाहते हो, आपको उसी के ऊपर ही, रिकर्सिव कॉल के ऊपर ही बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। उसने बहुत सारे, आपको नेट के सोर्सेज देखो ना, नहीं तो आप उसके दोनों फीचर्स को डिस्कस करके उसका स्टोरिंग मेथड भी कर सकते हो कॉल, कि कैसे वो एक तरह से रिकर्सिव कॉल करे, टेबुलेशन वर्सेस मेमोराइजेशन मेथड्स जो हमने किए थे। जो मर्जी डाल दो इसमें। ओके और कोई टॉपिक इसमें आप ना एग्जांपल्स के लिए भी देखो, फैक्टोरियल की आप फिबो की आपको एग्जांपल आई थिंक बुक्स में दी है, तो यू कैन गो फॉर फैक्टोरियल आल्सो, क्योंकि हर चीज को एक्सप्लेन करने के एक एग्जांपल का जरूर यूज करो, एक डायग्राम का जरूर यूज करो। फिबो का डायग्राम बहुत अच्छा दिया बुक में, ऐसे ही सेम यू कैन क्रिएट फॉर फैक्टोरियल आल्सो। तो विद डायग्राम, एक थ्योरी क्वेश्चन को सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन में अटेम्प्ट मत करो, मैं यही बार बार आपको कहती हूँ। उसके 2 करेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, उसको भी एक जो आप बनाते हो वो चार्ट सा हायरार्की सी बनाते हो ना, लाइक दिस इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, दिस इज आर 2 फीचर्स, यहाँ पे कैप्शन डाल दो फीचर्स ऑफ डायनेमिक, इसका पहला फीचर ये है, ये सेकंड फीचर है, उसके ओवरलैपिंग में क्या आप डिस्कस कर रहे हो, उसके सब प्रॉब्लम्स को आप रिकर्सिव कॉल को कैसे डिफाइन कर रहे हो,
एक चार्ट फॉर्म में उसको प्रिपेयर करो, दिस इज योर ओन क्रिएटिविटी, आइदर यू कैन गो फॉर नेट सोर्सेज, उसमें देखो कैसे उसको एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, डिफरेंट लेवल्स पे उसको कैसे उसने एक्सप्लेन किया है, इसकी एग्जांपल कैसे ली है, इसकी एग्जांपल कैसे ली है। तो दिस ऑल यू नीड टू डू इन योर प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करोगे ही, ऐसी चीजें आप देखो इन क्वेश्चंस के लिए। अच्छा मैम कमेटी कब है? कल। मैम कल है कमेटी? हाँ जी, ओके मैम। हम लोग आपको बता देंगे, हमें एक बार अभी हो जाए फाइनलाइज अंदर से क्या डिसीजन आता है मैनेजमेंट का, उसके बाद हम आपको शेयर कर देंगे सब बातें, जो भी उनकी तरफ से डिसीजन होगा। ओके मैम। एक बैक एक्सरसाइजेज जितनी भी आपकी बुक में दी हैं उनके फिलअप्स जरूर देखना, पेपर में आपको फिलअप्स पूछे जाएंगे। The same is the 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो, वहां पे बैक एक्सरसाइजेज में क्या दिए। क्वेश्चन बैंक में आपके साथ आज शेयर कर दूंगी, वैसे मैंने बोला हुआ है, ठीक है, एक रिटन फॉर्म में भी मैं आपको शेयर कर दूंगी क्या क्वेश्चन बैंक है, वही लिख दूंगी दोबारा से। एंड वन मोर थिंग, वैसे आज तक कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ किसी भी सब्जेक्ट के लिए कि कोई खुद से उन्होंने एग्जाम्पल या प्रोग्राम पूछा हो आपको टू सॉल्व। द सेम आई कैन एक्सपेक्ट फॉर एडीए ऑल्सो। पर फिर भी मैंने इतनी एग्जांपल्स आपको करवाई हुई हैं कि अगर आपको कुछ आता भी है तो यू कैन सॉल्व दैट एग्जांपल यूजिंग अ स्पेसिफिक टेक्निक। पर ऐसा कभी हुआ नहीं। सी में भी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सी में भी कभी प्रोग्राम्स उन्होंने नहीं पूछे, सी प्लस प्लस में कभी नहीं पूछे थे, डेटा स्ट्रक्चर्स में उसने कभी कुछ ऐसा नहीं कहा। क्वेश्चन आता है सीधा स्पेसिफिकली डायरेक्टली वो लिखे कि एल्गोरिदम लिखो, बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बट दिस इज ऑब्वियस वी नीड टू राइट द एल्गोरिदम। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस में वो लिखता, नहीं तो सीधा वो टेक्निक के बारे में विद एग्जांपल ही ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्म में आता है। एल्गोरिदम पे वो नहीं फोकस करते इस लेवल पे। एग्जांपल तो कभी भी नहीं कोई सॉल्व करने के लिए पूछी ना कि ये कैसे हो रही है। अब इन टेक्निक्स में वो पूछे ना पूछे, फिर भी आप एक आधी बार जो बुक के पीछे के एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना। आएगा वैसे नहीं मेरे हिसाब से, बट मैं कुछ कह नहीं सकती इस चीज में। देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राफ ट्रावर्सल, बुक के पीछे ही दिया आपको एक्सप्लेन। तो दिस कैन बी अ 10 मार्क क्वेश्चन, यू नीड टू explain BFS and DFS both, but smartness के बेस पे। छोटे ग्राफ्स लेना, अगर दोनों आ जाती हैं टेक्निक्स, बच्चे छोटा ग्राफ लेके एक ही ग्राफ के साथ BFS एज वेल एज DFS अप्लाई कर दो। ज्यादा बड़े ग्राफ से उतने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, उतने NQ DQ ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे, उतने पुश पॉप बढ़ते जाएंगे, तो वो दैट वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू। क्योंकि 8 शीट्स ही मिलेंगी अगर ऑनलाइन हुए, होने मोस्टली ऑनलाइन ही है, तो 8 शीट से ऊपर आपको पता है। ठीक है, देखो ना, ये आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। यहाँ पे भी आप थोड़ा बैक क्वेश्चंस पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको ना एल्गोरिथम्स के नाम देने हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली वन एल्गोरिथम टू फाइंड द, सॉरी ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसमें क्रुस्कल प्रिम दोनों लग सकते हो, लेकिन जो वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला, अगर यही क्वेश्चन उस पे आता है, तुमने डिजस्ट्रा पे किया है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड, but there are a number of algorithms that can be used to find the single source shortest path। ठीक है, एक आई थिंक बेलमैन है, चेक करना नेट पे, बेलमैन ही है। ठीक है, तो उसके नाम एक दो देख लेना कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ किन किन टेक्निक से फाइंड कर सकते हो, और हमने कौन सी यूज की है। इस तरीके से भी आपको पूछ सकते हैं, नाम पूछ सकता है वो। फिजिबल सॉल्यूशन क्या है एक्सप्लेन करो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है एक्सप्लेन करो, ग्रीडी अप्रोच क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके।
Differentiate between worst case complexity and average case complexity. स्मार्ट क्वेश्चन, वही चीज है, असिम्प्टोटिक उसने अलग से पूछ लिया, एक इंडिविजुअल बेसिस पे भी वो पूछ सकता है, पर 5 मार्क्स के बेसिस पे आपको अगर आता है इसको एक्सप्लेन करना ढंग से, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द एल्गोरिथम्स, देन ओनली गो फॉर इट। एग्जांपल जरूर कोट करने पड़ेंगे, 1-2 केसेस का लो, ठीक है। नहीं तो आपको जो मैंने एग्जांपल एक वैसे ही ली थी पॉलिनोमियल की, जिसमें हमने वर्स्ट केस और वो फाइंड आउट किए थे, जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना, इनके सॉल्यूशंस कैलकुलेट किए थे, जस्ट गो फॉर एनी ऑफ वन ऑफ द एग्जांपल्स एंड देन गो फॉर कि इसका वर्स्ट केस ऐसा निकलेगा और इसका एवरेज केस ऐसे निकलेगा। यू नीड टू टेक दोज एग्जांपल्स, वरना इनका थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, ये मार्क्स स्कोर नहीं करवाएगा आपको। स्टार्टिंग के देखो, जब मैंने असिम्प्टोटिक करवाया था, मैंने आप कोई एक स्पेसिफिक मत लो, इंसर्शन या मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट मत एग्जांपल लो, आप एक पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में ले लो, ठीक है। तो उस फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। प्रोस कॉन्स ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, नोट ऑन लीनियर सर्च एल्गोरिथम, मर्ज सॉर्ट, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च। चीज आपको हर चीज आती होगी, ऐसा नहीं पेपर में आपको इतने सारे क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा एक आधा ना पता हो, उसने ज्यादा ही उसको टिपिकली फॉर्म में पूछ लिया। आता आपको सब कुछ होगा, अटेम्पटेशन में प्रॉब्लम आएगी आपको, तो इसको लेके कैसे चलना है। एग्जाम्पल भी किसी की करोगे बच्चे ढंग से करना। एक ये क्वेश्चन बहुत बार दिया, आई डोंट नो कि पूछेगा कि नहीं, कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल द सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। इसके लिए भी हमने एक चार्ट बनाया था, जो चार्ट आपके बुक्स के पीछे भी दिया है, इसी में दिया नहीं तो हमने एक चार्ट बनाया था। एवरेज केस कॉलम्स 3 बना लो, ये आपके शायद डेटा स्ट्रक्चर की बुक में दिया हुआ है ऐसा चार्ट। What you simply need to do is you need to make 3 columns. One is for best case, one is for average case, one is for worst case, and then go for different sorting जितने भी आपने किए हैं, insertion, bubbles, selection, merge sort, quick sort, सबके तीनों केसेस, लेकिन all should be accurate। ये चार्ट फॉर्म में पूछ रहा है। इससे पहले आप अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बेस्ट केस क्या डिफाइन करेगा, एवरेज केस किसी भी टेक्निक का क्या डिफाइन करेगा, वर्स्ट केस उसकी थोड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस में चले जाओ, देन ड्रॉ दिस चार्ट, ये ज्यादा स्कोर करवाएगा आपको। पर ये थोड़ा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा चार्ट मत बना देना 5 नंबर के लिए, इतने भी 5 नंबर एक चार्ट कर नहीं देगा वो। ट्राई टू बी समहाउ स्मार्ट इन अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस, कुछ थ्योरी जरूर अटैच करना साथ में, किसी को एक्सप्लेन कर दो। First chapter में what is complexity, various notations to express the complexity, importance of algorithm analysis, importance पे बात कर दी उसने, क्यों जरूरी है। एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है बहुत ज्यादा कि एल्गोरिदम की एनालिसिस क्यों जरूरी है, पूरे प्रोग्राम की सक्सेस और फेलियर एनालिसिस के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, और दिस इज गिविंग यू अ रफ आइडिया। एनालिसिस फेज में एक रफ आइडिया ही हम क्रिएट करते हैं, आइदर वी कैन गो फॉर एल्गोरिदम, वी कैन गो फॉर फ्लो चार्ट्स, वी कैन गो फॉर सूडो कोड्स, डिसीजन टेबल्स एंड ऑल दैट, जो भी आपको नॉलेज में पता है। नंबर ऑफ वेज एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट आवर अप्रोच इज टू फाइंड द बेस्ट वन। वो कहानियां थोड़ी इसके लिए देखो कैसे करोगे इसको। एल्गोरिदम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करने हैं। Amortized analysis क्या है? What is amortized analysis? Explain with an example. Simply, you can go for that binary counter. ठीक है? Then big theta notation क्या है? अलग से उसने पूछ ली। Little omega notation क्या है? वो उसने अलग से पूछ ली। Then
differentiate between big O and big omega. Big O and big omega में again big O is a notation that we mostly use. बिग ओ में हम चीजें डिफाइन करते हैं, ऐसे बिग ओमेगा क्या है जो हमने वही शुरू में असिम्प्टोटिक का किया था, एग्जांपल्स की फॉर्म में कोट कर लो। पहले दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है, वो कौन से केसेस लेता है, ये कौन से केसेस लेगा, गो फॉर द डिफरेंसेस। राइट डाउन सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ अ मोर्टाइज्ड एनालिसिस। तो ये हर चीज आप कहीं ना कहीं से लिख ही लोगे, थोड़ी मेहनत करो अभी भी इस सब्जेक्ट पे, ठीक है। फिर भी कोई टॉपिक है बच्चे, जब मर्जी कॉलेज आ सकते हो, कॉलेज आ जाना, आई विल बी अवेलेबल ऑन ऑल डेज। तो कोई प्रॉब्लम आप ऑनलाइन आके पूछना चाहते हो, मैसेज के थ्रू पूछना चाहते हो, जब मर्जी कहना, मैसेज करोगे मैं ऑनलाइन तब आ जाऊंगी। आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट क्लास फॉर यू पीपल इफ देयर इज अ नीड, बट खुद मेहनत तो करनी शुरू करो अभी। मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक शेयर करूंगी बच्चे, उसको एक बार अपने एंड पे करना, उसमें सारे टॉपिक्स ही होंगे। तुम्हें पता मेरा क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरे लिए सारी चीज इंपॉर्टेंट है। जो नहीं इंपॉर्टेंट, जिसके रियल चांसेस आने के, मैं उसी को स्किप करती हूँ। जैसे डेटा स्ट्रक्चर में इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन, अभी आज तक कभी पूछी नहीं गई, मैं कभी पूछूंगी भी नहीं। उसका एल्गोरिथम भी भले ही हम करवाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट फिक्स करवाते हैं, तो वो कभी पूछी नहीं गई, इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी हमारे लिए। वैसे इंपॉर्टेंट है पर नॉट फॉर डिप्लोमा पॉइंट ऑफ। तो ऐसे क्वेश्चन ही मैं स्किप करूंगी जिसका मुझे श्योर पता है कि नहीं आएगा, वरना मेरा क्वेश्चन बैंक पूरा सब्जेक्ट ही होता है। तो इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं छोड़ने के लिए कहूंगी तुम्हें। मेरी प्रॉब्लम ये आती है, सॉर्टिंग तो हो जाते हैं एल्गोरिथम, बस जो मेन है ना वो बाकियों के रह जाते हैं। मतलब थ्योरिकल सब के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एल्गोरिथम में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, तभी तो मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करना जिनमें आपकी कमांड हो पहले, तभी कह रही फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करो, लास्ट चैप्टर प्रिपेयर करो, ठीक है। देन गो फॉर द फोर्थ चैप्टर ग्रीडी अप्रोच, क्योंकि लास्ट डायनेमिक और ग्रीडी के जो वेटेज है दैट इज मोर एज कंपेयर टू फर्स्ट जो सेकंड और थर्ड चैप्टर है। देखो उसमें सॉर्टिंग उसने कौन सी पूछ लेनी मुझे भी नहीं पता, इतनी तो सॉर्टिंग्स हैं, ठीक है। हर टेक्निक का सही काम करना, क्योंकि जिसमें एल्गोरिथम लिखोगे एग्जामिनर को बड़ी आसानी से गलती मिलेगी। उसने छोटी से छोटी गलती भी पकड़ लेनी है, लूपिंग सही नहीं लगाई, ज्यादा लूप्स लगा दिए, भले ही एल्गोरिथम सही काम कर रहा है, लूपिंग ज्यादा कर रहे हो, कोई पॉइंट स्किप कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, या दो कई बार बच्चा कुछ करते करते कई बार सिलेक्शन में ही बबल डाल जाता है, बबल में सिलेक्शन डाल जाएगा, ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें पेपर में अटेम्प्ट करते। तो कमांड रखो थोड़ी अपनी, प्रैक्टिस करो, इजियर पे प्रैक्टिस कर लो। अगर ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो उनको छोड़ दो, हीप सॉर्ट जैसे टेक्निक्स नहीं समझ लग रही छोड़ दो, मर्ज सॉर्ट भी नहीं समझ लग रही छोड़ दो, फिर मैं यही कह सकती हूँ लास्ट में। पर हीप सॉर्ट मर्ज सॉर्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में नहीं